सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू देसी वेरिएंट। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि थॉर के एंड में निक फ्यूरी एक चमकता हुआ नीला पत्थर दिखाते हैं जिसे हम टेज़रेक्ट कहते हैं। लेकिन दोस्तों, टेज़रेक्ट दुनिया पर कहां से आया और निक फ्यूरी से पहले इसका मालिक कौन था? इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे नहीं बल्कि 70 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में। आज हम बात करेंगे एमसीयू की 5th मूवी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक 90 पाउंड का पतला दुबला लड़का जिसमें हड्डियों के अलावा कुछ नहीं था, वो पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा सुपर हीरो कैसे बना। और दोस्तों, इसका पोस्ट क्रेडिट सीन तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वहाँ से सीधा रास्ता खुलता है पूरे एमसीयू की सबसे बड़ी मूवी द अवेंजर्स का। तो चलिए दोस्तों, को बिना इंतजार कराए शुरू करते हैं आज का धमाका। तो कहानी की शुरुआत होती है 1942 में नॉर्वे के एक पुराने चर्च से, जहां जोहान स्मिट्स, जो कि रेड स्कल है, अपनी हाइड्रा नाम की दुश्मन फौज के साथ अटैक करता है। वो वहां से एक डब्बा चुराता है जिसके अंदर होता है टेज़रेक्ट, यानी अनलिमिटेड पावर का जरिया। श्मिट्स इस पावर को यूज करके ऐसे खतरनाक लेजर वेपन्स बनाना चाहता है जो दुनिया को तबाह कर सकें। इधर अमेरिका में एंट्री होती है स्टीव रॉजर्स से। स्टीव एक बहुत ही छोटा, पतला और बीमार लड़का है जो दिल से सच्चा पैट्रियट है और यूएस आर्मी ज्वाइन करके दुश्मनों से लड़ना चाहता है। लेकिन अपनी कमजोरियों और बीमारियों की वजह से वो हर बार रिजेक्ट हो जाता है। उसका बेहतरीन दोस्त बकी बार्न्स, जो कि खुद एक तगड़ा जवान है, उसे समझाता है कि तुम जंग में नहीं जा सकते। लेकिन स्टीव का जज्बा देखकर एक साइंटिस्ट डॉक्टर अब्राहम अर्नस्टाइन उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। डॉक्टर अर्नस्टाइन स्टीव के अंदर एक सच्चा दिल देखते हैं जो ताकत आने के बाद घमंडी नहीं बनेगा, जैसे हमारा थॉर शुरुआत में बना था। स्टीव को एक सीक्रेट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में ले जाया जाता है जहां यूएस आर्मी और डॉक्टर अर्नस्टाइन के साथ एक बहुत ही खास बंदा भी मौजूद था, हावर्ड स्टार्क। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन के असली अब्बा हैं। बिल्कुल अपने बेटे की तरह हावर्ड भी उस ज़माने का सबसे बड़ा इंजीनियर और बिजनेसमैन था। हावर्ड स्टार्क ने ही वो पूरी हाईटेक मशीन और सिस्टम बनाया था जो डॉक्टर आइंस्टाइन के बनाए हुए सुपर सोल्जर सीरम को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सके। वहीं पर खड़ी होती हैं एजेंट पैगी कार्टर, जो यूएस आर्मी की एक बहुत ही खूबसूरत और तेज़तर्रार ऑफिसर हैं। पैगी शुरू से ही स्टीव रॉजर्स के सच्चाई और हौसले को पसंद करती हैं, जबकि बाकी लोग स्टीव का मजाक उड़ाते थे। स्टीव रॉजर्स को उस मशीन के अंदर डाला जाता है। हावर्ड स्टार्क जनरेटर ऑन करते हैं, लाइट झिलमिलाती हैं और सीरम इंजेक्ट होते ही स्टीव दर्द से चिल्लाने लगता है। पैगी डर के मारे मशीन बंद करने का कहती है, लेकिन स्टीव अंदर से चिल्लाता है, नहीं, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। जब मशीन खुलती है तो दोस्तों, पैगी कार्टर के साथ साथ सबके होश उड़ जाते हैं। वो 90 पाउंड का पतला लड़का अब 6 फुट लंबा, सॉलिड मसल्स और पैक्स एप वाला बंदा बन जाता है। पैगी तो इतना शौक होती है कि वो आगे बढ़कर स्टीव के चेस्ट मसल को टच करने लगती है, जो कि बहुत ही फनी सीन था। लेकिन तभी खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है। हाइड्रा का एक स्पाई लैब में घुसकर डॉक्टर आइंस्टाइन को गोली मार देता है और बचा हुआ सीरम लेकर भाग जाता है। स्टीव अपनी सुपर स्पीड से उस स्पाई के पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो स्पाई जहर खाकर खुदकुशी कर लेता है। अब दुनिया में सुपर सोल्जर बनाने वाला कोई नहीं बचा, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ डॉक्टर आइंस्टाइन के दिमाग में था। डॉक्टर आइंस्टाइन की मौत के बाद आर्मी स्टीव को जंग में भेजने से इनकार कर देती है। गवर्नमेंट उसे एक कार्टून जैसा कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनाकर कैप्टन अमेरिका का नाम देती है और उसे सिर्फ दुनिया भर में आर्मी के लिए शोज और फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए यूज़ करती है। स्टीव जब यूरोप में आर्मी के सामने शो करने जाता है तो सोल्जर उसका मजाक उड़ाते हैं। वहाँ स्टीव को दोबारा मिलती हैं पैगी कार्टर। पैगी स्टीव को डांटती हैं और कहती हैं, तुम एक्टिंग करने के लिए सुपर सोल्जर नहीं बने थे, तुम्हारे पास ताकत है तो कुछ करके दिखाओ। वहीं स्टीव को पता लगता है कि उसके दोस्त बकी बार्न्स की पूरी रेजिमेंट को हाइड्रा ने पकड़ लिया है। स्टीव को दुश्मनों के इलाके में छोड़ने के लिए कोई राजी नहीं होता, तो यहाँ काम में आते हैं हावर्ड स्टार्क। हावर्ड अपना प्राइवेट प्लेन लेकर दुश्मनों की एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग के बीच से गुजरकर स्टीव को दुश्मनों के बेस के पास ड्रॉप करते हैं। स्टीव वहां जाकर बकी और दूसरे बाकी सोल्जर्स को अकेले ही बचा लेता है। इस कामयाबी के बाद यूएस आर्मी उसे असली हीरो मान लेती है। जब स्टीव वापस आता है तो हावर्ड स्टार्क उसकी मदद के लिए अपनी लैब खोलते हैं। हावर्ड स्टीव को अलग अलग डिजाइन की शील्ड दिखाते हैं, लेकिन स्टीव के हाथ एक गोल सिल्वर रंग की डाल लगती है। हावर्ड उसे बताते हैं कि ये वाइब्रेनियम है, जो स्टील से कहीं ज़्यादा हल्की लेकिन दुनिया की सबसे मजबूत मेटल है, जो हर इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ पैगी कार्टर आती हैं और स्टीव पर असली पिस्टल से 4 गोलियां चला देती हैं, लेकिन स्टीव फौरन हावर्ड स्टार्क की बनाई हुई वाइब्रेनियम शील्ड आगे कर देता है और गोलियां बाउंस होकर नीचे गिर जाती हैं। इस तरह कैप्टन अमेरिका को उसकी आइकॉनिक ढाल मिलती है और वो दुश्मनों के बेसिस को तबाह करना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, एक डेंजरस मिशन के दौरान एक चलती हुई ट्रेन से बकी बार्न्स पहाड़ से नीचे गिर जाता है और स्टीव अपना सबसे पक्का दोस्त खो देता है। बकी की मौत का गम लिए कैप्टन अमेरिका सीधा हाइड्रा के बेसिस पर अटैक करता है। जोहान स्मिथ यानी कि रेड स्कल एक बहुत बड़े बॉम्बर प्लेन में बैठकर अमेरिका के बड़े शहरों को तबाह करने निकल पड़ता है।
कैप्टन अमेरिका उस फ्लाइंग प्लेन पर जंप मारकर चढ़ जाता है और दोनों के बीच में खूंखार लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान प्लेन का कंट्रोल पैनल टूट जाता है जहां पे टेसरेक्ट फिट होता है। रेड स्कल जैसे ही टेसरेक्ट को अपने हाथों से उठाता है, टेसरेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। आसमान में अचानक एक वर्म होल खुलता है और हम देखते हैं कि रेड स्कल एक बड़े धमाके के साथ स्पेस की गहराइयों में गायब हो जाता है। टेसरेक्ट प्लेन का फर्श जलाकर नीचे समंदर में गिर जाता है। अब प्लेन सीधा न्यूयॉर्क शहर की तरफ जा रहा होता है जिसमें बड़े बॉम्ब्स होते हैं। स्टीव रॉजर्स अपनी जान कुर्बान करने का फैसला करता है। वो रेडियो पर पैगी कार्टर से आखिरी बार बात करता है और अगले संडे को डांस का वादा करता है और प्लेन को सीधा आर्कटिक की बर्फ के अंदर क्रैश कर देता है। पूरा अमेरिका रो पड़ता है। हावर्ड स्टार्क समंदर से टेसरेक्ट को तो ढूंढ लेता है लेकिन कैप्टन अमेरिका बर्फ में कहीं खो जाते हैं। अब कहानी आती है सीधा प्रेजेंट डे यानी कि आज के दौर में। बर्फ के अंदर से साइंटिस्ट को एक प्लेन मिलता है जिसमें कैप्टन अमेरिका अब जम चुका होता है। स्टीव 70 साल बर्फ में सोए रहने के बाद जब होश में आता है तो वो अपने आप को मॉडर्न डे न्यूयॉर्क में पाता है जहां उसे मिलते हैं शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी जो उसे सारी हकीकत बताते हैं। स्टीव बहुत उदास होकर कहता है, मेरा डांस का वादा था। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के सबसे बड़े पोस्ट क्रेडिट सीन की। हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स एक जिम में गुस्से में पंचिंग बैग्स पर मुक्के मार रहा होता है। वहाँ एंट्री होती है निक फ्यूरी की। वो कहते हैं कि दुनिया को बचाने के लिए एक मिशन आया है और फिर स्क्रीन पर आता है पूरे एमसीयू का सबसे पहला ऑफिशियल अवेंजर्स का ट्रेलर जिसमें आयरन मैन, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका और हॉकाय सब एक साथ दुश्मन से लड़ते हुए दिखते हैं। तो दोस्तों हमारे सारे सुपर हीरो सब इकट्ठे हो चुके हैं। अगली वीडियो हमारे पूरे फेज़ 1 की सबसे बड़ा धमाका होगी यानी दी अवेंजर्स। वीडियो पसंद आई हो तो देसी वेरिएंट को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें और कमेंट में बताएं कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड आपको कैसी लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।